हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शोषित वर्ग और माइनॉरिटीज़ की बेहतरी और संरक्षण के लिए जितने भी तंत्र, कानून, संस्थाएं और संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में जानेंगे और लास्ट में यह भी देखेंगे कि इन वर्गों से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं और उन समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा तो पेशेंस के साथ सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर होने वाले हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड कास्ट से। यह देश की कुल आबादी का 16.6% है। अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले साइमन कमीशन द्वारा 1935 के एक्ट में शामिल किया गया था। अब हम इसे सोशल जस्टिस में पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम जानते हैं कि अनुसूचित जातियों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, यह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, सांस्कृतिक रूप से इन्हें उच्च जातियों के अधीन रखा गया है और इनकी 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। इनमें उत्पादन में स्वामित्व का अभाव है और ये बड़े भूस्वामियों और भूमालिकों के अधीन ही कार्यरत हैं, मतलब इनकी अधिकतर जनसंख्या भूमिहीन होती है। इसके अलावा इन्हें कम पारिश्रमिक, कर्ज का बोझ और बेगार के लिए भी मजबूर किया जाता रहा है। और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं तिहरे भेदभाव का शिकार भी हो चुकी हैं, जिसमें जातिगत, लिंग और वर्ग के प्रति भेदभाव किया जाता है। इनके बच्चों में शिक्षा का अभाव, उनकी शिक्षा में भेदभाव, सीखने की क्षमता में कमी और समाज में अपनत्व का अभाव देखने मिलता है। ये मैलड़ होने जैसे कार्य करते थे और शिक्षा तथा जागरूकता में कमी के कारण ये अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक नहीं है। और इनके अलावा भी स्थानीय प्रशासन की रुचि और सहभागिता में कमी के कारण इन तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बहुत कम है। और इसके अलावा दुकानों तथा मंदिरों के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा में भी इनके साथ भेदभाव होता रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो अनुसूचित जातियों के लोग फेस करते आ रहे हैं। अब इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत जितने भी कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे हम आज के लेक्चर में। अब अनुसूचित जाति के बैकग्राउंड की बात करें तो अस्पृश्य कहे जाने वाले इस समूह को ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास कहा था। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा। पहला हिंदू, दूसरा जनजातीय और तीसरा शोषित वर्ग। लेकिन 1931 में डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शोषित वर्ग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति करने का प्रस्ताव रखा। इसी के फलस्वरूप 1935 में अनुसूचित जाति शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से पीड़ित इस वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। चलिए अब आगे जानते हैं कि अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए भारत में किस तरह के संवैधानिक रक्षा उपाय किए गए हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान इस तरह है कि अनुसूचित जातियों की परिभाषा आर्टिकल 341 में दी गई है और इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित आर्टिकल 366 के क्लॉज 24 में किया गया है। आगे सामाजिक रक्षा उपाय में आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आगे शैक्षणिक, आर्थिक और लोक नियोजन संबंधी उपायों में आर्टिकल 15 के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है और आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता दी गई है। आगे आर्टिकल 46 SC/ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। फिर आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य और आर्टिकल 335 में सेवाओं तथा पदों के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के दावों की बात की जाती है, मतलब इनके आरक्षण से संबंधित तथ्य आर्टिकल 335 में है। आगे राजनीतिक रक्षा उपायों की बात करें तो आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC/ST के स्थानों का आरक्षण दिया गया है, तो वहीं आर्टिकल 332 में राज्य की विधानसभाओं में भी SC/ST को आरक्षण है। इसी तरह आर्टिकल 243D में पंचायतों में इनका आरक्षण दिया गया है और आर्टिकल 243V के तहत ही स्थानों का आरक्षण नगर पालिकाओं में भी है।
ये सारे रक्षा उपाय थे शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित। अब इनके रक्षा उपायों की निगरानी के लिए भी आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की भी बात की गई है। आगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसमें 2015 में संशोधन भी किया गया। ये दोनों एक्ट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों एक्ट्स को हम अलग अलग लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है, जो है हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम 1993। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। अब चूंकि स्वच्छता राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए 26 जनवरी 1997 में इस अधिनियम को सभी संघ राज्य क्षेत्रों और 6 राज्यों, जिसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल ने इसे लागू कर दिया था। इस अधिनियम की धारा 3 के क्लॉज ए के अनुसार मानव मल को हाथ से उठाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लगाना या नियुक्त करना अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लगाने या नियुक्ति के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी शुष्क शौचालय का निर्माण या रखरखाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए अधिकतम 1 वर्ष की सजा और जुर्माने के रूप में 2000 रुपये तक हो सकता है। अब इसी ग्रुप के लिए सन 1981 में इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटाइजेशन स्कीम तथा 2007 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स अपनाई गई और इसी के चलते द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 इसका भी निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में, जिसकी स्थापना आर्टिकल 338 के तहत 1990 में की गई और इसे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में 2 आयोगों में बांटा गया। चलिए तो देखते हैं कि आर्टिकल 338 के क्लॉज 5 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। तो यह अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए रक्षा उपायों के संबंध में सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है और इनके कार्यकरण का मूल्यांकन भी करता है। अनुसूचित जातियों को अपने अधिकार से या रक्षा उपायों से वंचित करने वाले सभी विशेष शिकायतों की जांच करता है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेता है और उन्हें सलाह देते हुए उनके विकास की प्रगति की समीक्षा भी करता है। साथ ही शेड्यूल्ड कास्ट के रक्षा उपायों के कार्यकरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भी प्रदान करता है और इन रिपोर्टों में वे ऐसे कार्य की सिफारिशें भी करता है जो शेड्यूल्ड कास्ट के कल्याण, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन सिफारिशों के साथ ही अनुसूचित जाति आयोग शेड्यूल्ड कास्ट के लिए उनके कल्याण, सुरक्षा, विकास और उन्नयन के संबंध में ऐसे कार्यों को क्रियान्वित कराता है जो राष्ट्रपति या संसद के द्वारा कानून बना दिए गए हों। मतलब इन कानूनों को लागू करवाने का कार्य भी करता है। ये सारे कार्य थे अनुसूचित जाति आयोग के। अब आयोग के पास अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण और सुरक्षा और संवर्धन की व्यापक शक्तियां होती हैं। आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं और जिसके तहत वह देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके अपने समक्ष पेश होने के आदेश दे सकता है। तो ये सारी बातें थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। अब अगला आता है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। इसमें सफाई कर्मचारी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो मानव मल को उठाने या स्वच्छता के कार्यों में शामिल या नियोजित होते हैं। अब सफाई कर्मचारियों के लिए इस आयोग के कार्य कुछ उसी तरह हैं जैसे कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है। ये सारे कार्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अपने सफाई कर्मचारियों के लिए करते हैं। अब अगली संस्था आती है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। इसकी स्थापना फरवरी 1989 में कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत की गई थी। मतलब यह एक सांविधिक निकाय है जो कि रियायती ऋण के रूप में सभी अनुसूचित जातियों के परिवारों जो कि दोहरी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके आर्थिक विकास, उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।
और इसी के समान नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या फिर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की भी स्थापना की गई कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत। इसकी स्थापना 1997 में एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी और यह संस्था भी सफाई कर्मचारियों तथा हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए रियायती आर्थिक सहायता देकर आय सृजनकारी परियोजना की स्थापना में सहयोग करते हैं। और ये दोनों संस्थाएं ही स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज के माध्यम से ऋण प्रदान करते हैं। अब विभिन्न संस्थाओं के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। सबसे पहले आती है अनुसूचित जाति उप योजना, शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान। 1978 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम स्पेशल कंपोनेंट प्लान था। आगे इसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति उप योजना कर दिया गया। 1979 से लेकर अब तक यह अनुसूचित जाति उप योजना कुछ इस तरह की रणनीतियों पर केंद्रित है कि अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके आर्थिक विकास में मदद पहुंचाना, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, लिंक सड़क, आवास स्थलों का निर्माण, शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, व्यावसायिक केंद्र, सामुदायिक भवन और महिला कार्यस्थल आदि की स्थापना करना है। अब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ अन्य योजनाएं इस तरह चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में शुरू की गई। 2007 में हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए शिक्षा विकास कार्यक्रम आया, जिसका उद्देश्य अत्यंत कम साक्षरता वाले क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा की बहुमुखी सेवा प्रदान करना है और इन बालिकाओं को शिक्षा के अनुकूल परंपराएं और परिवेश प्रदान करना है। यह योजना संबंधित जिले की जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित होती है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण छात्रवृत्तियां या स्कॉलरशिप प्रदान की जाती हैं। तो इसमें है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, फिर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ दोज एंगेज्ड इन अनक्लीन ऑक्यूपेशंस, यह मलिन पेशों से जुड़े हुए कर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है। फिर आता है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में एमफिल और पीएचडी के लिए शोध और अध्ययन संबंधित कार्यों के लिए अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यही है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, जिसका शुभारंभ यूजीसी के द्वारा किया गया था। अब अगला है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इस योजना में अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं को माध्यमिक, उच्चतर और कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी लेवल तक छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आगे आता है राष्ट्रीय समुद्र पारी छात्रवृत्ति। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के साथ साथ खाना बदोश, अर्ध खाना बदोश जनजाति, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, परंपरागत शिल्पी आदि के परिवार के विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इसके लिए माता पिता की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह उनके केवल 2 बच्चों को प्रदान की जाएगी और अधिकतम 35 साल की आयु तक प्रदान की जाती है। इसमें केंद्र सरकार जो भी संबंधित संस्थान होता है उसके द्वारा जो फीस वसूल की जाती है, मासिक रखरखाव भत्ता, यात्रा किराया, वीज़ा शुल्क, बीमा प्रीमियम, वार्षिक अनुषंगिक भत्ता और आकस्मिक यात्रा भत्ता आदि के मद पर जितना भी खर्च होता है उसकी राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। यह थी राष्ट्रीय समुद्र पारी छात्रवृत्ति। और इसी के साथ यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित भारत में जितनी भी योजनाएं, जितनी भी संस्थाओं का निर्माण और जितने भी संवैधानिक प्रावधान किए गए थे उनके बारे में हमने सारी बातें जान ली। अब आगे बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के बारे में। तो इनके लिए संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कुछ इस प्रकार हैं कि संविधान के आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में इनके शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो वहीं आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में राज्य के द्वारा
सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों और सभी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 इनके सरकारी पदों में आरक्षण की बात करता है, तो वहीं आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आगे आर्टिकल 340 आता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है। बात करें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 1992 में इसके दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अधिनियमित किया। आर्टिकल 340 के अनुसार आयोग के 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जो उच्चतम या उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक सदस्य समाज वैज्ञानिक तथा 2 सदस्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ होंगे और एक सदस्य सचिव होगा जो केंद्र सरकार में सचिव स्तर का अधिकारी हो या पूर्व में रहा हो, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यह आयोग अन्य पिछड़े वर्गों में किसी भी वर्ग को शामिल करने के अनुरोध कर सकता है और शामिल करने संबंधी शिकायतों की जांच भी कर सकता है। अधिनियम की धारा 9 के क्लॉज 2 के अनुसार आयोग की सलाह सामान्यतः केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होगी। अब इसके अलावा कुछ अन्य आयोगों की बात करें तो इसमें पहला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ। इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया और अधिनियम में 1995 में संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 7 कर दी गई, जिसमें अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य अल्पसंख्यक समूह से ही होंगे। अगला आयोग आता है राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब इस आयोग का कार्य इस वर्ग के लिए आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक उपायों की अनुशंसा करना है और साथ ही अपने सुझाव तथा प्रतिक्रिया देना भी आयोग का कर्तव्य है। अब इसी से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति जुलाई 1957 में आर्टिकल 350 के बी के तहत की गई और भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगाम और चेन्नई में है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कर्तव्य संविधान के अधीन ही इन वर्गों के लिए संरक्षण संबंधी उपायों के संबंधित विषयों का अन्वेषण करना तथा इस विषय से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं। अब इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ना आर्थिक सहायता या फंड की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम या नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का राष्ट्रीय उपक्रम है, जिसकी स्थापना 13 जनवरी 1992 में कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी और एक गैर व्यवसायी कंपनी के रूप में किया गया था और इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आर्थिक और विकासपरक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और साथ ही गरीब तबकों में कौशल विकास और स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह राज्य व केंद्र शासित प्रशासन द्वारा नामित की गई स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करता है और यह आर्थिक सहायता कृषि एवं संबंधित गतिविधियों, लघु व्यवसायों, कला तथा पारंपरिक व्यवसाय, तकनीकी और व्यवसाय ट्रेड या पाठ्यक्रम तथा परिवहन और सेवा क्षेत्र आदि को प्रदान की जाती है। तो ये सारी बातें थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के बारे में। अब अगला देखते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में। इसमें आता है नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम। इसका निगमन 30 सितंबर 1994 को किया गया था और इसका उद्देश्य और कार्य भी सेम है। यह भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित की गई स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज के माध्यम से तथा विभिन्न एनजीओज के द्वारा आर्थिक सहायता लाभार्थी तक पहुंचाते हैं।
अब अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी इन 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया था और हाल ही में केंद्र सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया है और इनके कल्याण के लिए ही 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी और इससे पहले 15 अगस्त 2005 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम पर संदेश में अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। अब ये 15 सूत्री कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो पहला आता है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना है। इसमें सरकार के द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले स्नातक और परास्नातक स्तर के 70 संस्थानों को चयनित किया गया है, जिसमें अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को 20,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम है मेरिट उपरांत छात्रवृत्ति योजना। इसमें विद्यार्थियों को 11वीं से लेकर पीएचडी तक के अध्ययन के लिए 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की पाठ्यक्रम राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाती है। अब इसके अलावा एक और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य 75:25 के अनुपात में भागीदारी के तौर पर क्रियान्वित की जा रही है। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और उन्हें 4,700 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है। इन स्कॉलरशिप योजनाओं के अलावा जुलाई 2007 में निःशुल्क कोचिंग और सहायता योजना का भी प्रारंभ किया गया था अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए। आगे अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अन्य संबंधित कार्यक्रम हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येता वृत्ति, जिसमें एमफिल या पीएचडी जैसे उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है नया सवेरा निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना। फिर आती है नई उड़ान, जिसमें यूपीएससी, पीएससी और एसएससी के मेंस परीक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर पढ़ो परदेश योजना आती है। उसके बाद अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है। इसमें 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए 12,000 वार्षिक की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला है नालंदा परियोजना, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय या अल्पसंख्यक प्रबंधित महाविद्यालयों में जागरूकता, अभिमुखीकरण और विकास के लिए सूचना, शिक्षा और संचार के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार का एक अभिनव संकाय विकास कार्यक्रम है। इसके बाद है नई रोशनी योजना, जो कि महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। यह योजना सभी समुदाय के महिलाओं के लिए है। इसके अलावा सीखो और कमाओ योजना है, जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जो अल्पसंख्यक युवकों में स्किल डेवलपमेंट की बात करती है। आगे आता है जियो पारसी योजना, जो वैज्ञानिक नवाचार और ढांचागत हस्तक्षेप के माध्यम से कम होती पारसी आबादी को रोकने और उनमें स्थिरता लाने के लिए भारत में पारसियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। आगे नई मंजिल योजना है, जिसका शुभारंभ 2015 में किया गया। यह अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों में शैक्षणिक और जीविकोपार्जन की जरूरतों में सहायता प्रदान करती है। आगे अल्पसंख्यक समुदाय में मार्च 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर समिति का गठन किया गया, जिसे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देनी थी। अब इस सच्चर समिति के बारे में हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें थी अन्य पिछड़ा वर्ग तथा माइनॉरिटीज़ के बारे में। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व 1500 ईसा पूर्व से रह रहे हैं। ये भारत में केंद्रीय, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में फैले हुए हैं। इन अनुसूचित जनजाति की विशेषता होती है कि ये किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में अपनी पारंपरिक आजीविका, संस्कृति, कला, परंपराएं, रीति रिवाज और एक विशिष्ट भाषा के साथ निवास करते हैं और इनका शैक्षणिक और आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है। चलिए तो देखते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत में संवैधानिक प्रावधान किस तरह से हैं।
तो आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा है और आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में अनुसूचित जनजाति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब इनसे संबंधित अन्य आर्टिकल बिल्कुल अनुसूचित जाति के समान ही हैं, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 46, आर्टिकल 335, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 243 के प्रावधान आते हैं। आगे आर्टिकल 338 के क्लॉज ए के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है। अब आगे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करें तो आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र होंगे जिन्हें राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह के साथ अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। आगे आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 में वे क्षेत्र आते हैं जिन्हें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें बनाने के उपबंध है और इन परिषदों को व्यापक कानूनी और न्यायिक एवं प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। आगे आर्टिकल 275 के क्लॉज 1 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक मदद का उल्लेख किया गया है। फिर आर्टिकल 164 में मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। चलिए अब आगे अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों की यदि बात करें तो इसमें आता है पहला द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब इस अधिनियम या कानून के अनुसार वन भूमि स्वामियों, ग्राम सभाओं और स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने वनों को संरक्षित करें तथा अपने वन अधिकारों के साथ साथ सामुदायिक वन संसाधन को भी सुरक्षित रखें। अब आगे चलकर सन 2012 में इस अधिनियम में संशोधन करते हुए वन निवासियों को उनके लघु वन उत्पादों को व्यय करने संबंधी अधिकार दिए गए। अब आगे अगला है पेसा एक्ट 1996। इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पेसा कानून संसद में पारित हुआ और 24 दिसंबर 1996 में अस्तित्व में आया। यह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया था और कानून के प्रावधान 9 राज्यों में लागू किए गए: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। इस एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का प्रसार उनकी संस्कृति, परंपरा, पहचान और सामुदायिक संसाधन की सुरक्षा को देखकर उन्हीं ट्राइब्स के अनुसार किया गया। अब पेशा कानून में विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करने से पहले और साथ ही भूमि अधिग्रहण जैसे कार्य करने से पहले और लोगों के पुनर्वास के लिए और साथ ही खनिजों के खनन और लाइसेंस देने के अधिकार आदि संबंधी प्रक्रियाओं के लिए सर्वप्रथम ग्राम सभा या पंचायत की अनुमति या सलाह लेना अनिवार्य होता है। अब आगे देखते हैं कि जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए नवीनतम प्रयास क्या किए गए हैं। तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के द्वारा जनजाति वनवासी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई, जिसमें योजना के अधीन जनजातियों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है और आकाशवाणी के माध्यम से शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी स्थानीय भाषाओं और बोलियों में प्रसारित भी की जाती है। अब आगे आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के मूल्यांकन और नीतिगत पहलों की सिफारिश के लिए सरकार द्वारा वर्जीनियस खाका की अध्यक्षता में पैनल का भी गठन किया गया है और यह वर्जीनियस खाका पैनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास संकेतकों में सुधार तथा उनके लिए प्रभावी परिणामोन्मुखी उपायों में सुझाव भी देगा। आगे आता है जनजाति उपयोजना या ट्राइबल सब प्लान। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसके तहत जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, गरीबी और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं में मौजूद अंतर को कम करने पर जोर दिया जाता है और जनजातियों के अभिज्ञान तथा कौशल को ध्यान में रखते हुए संपोषणीय आधार पर इस वर्ग की आय बढ़ाने के लिए आय उत्पादक योजनाएं भी लागू की जाती हैं। अगली योजना है अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा। यह स्कॉलरशिप स्कीम है जो 2007-2008 में प्रारंभ की गई थी
और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चिन्हित संस्थानों में यह विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। अब आगे 1992 से 1993 के बीच जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी प्रारंभ की गई, जो जनजातीय युवकों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी आदि के लिए विदेशों में अनुसंधान, अभियांत्रिकी, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत इन अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इसके बाद अगली योजना है MFP ऑपरेशंस, जो है ग्रांट इन एड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब लघु वन उत्पादक क्रियाओं के लिए अनुदान। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें 100% अनुदान राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम, वन विकास निगम और लघु वन उत्पाद संघों को दिया जाता है, ताकि वे सभी लघु वन उत्पाद क्रियाएं संचालित कर सकें। अब आगे अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई, जो कि जनजातियों के कौशल विकास, उद्यम विकास, सामाजिक और आर्थिक स्तर में वृद्धि, निगम आवंटन और लघु वन उत्पादों के वितरण आदि के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। अब आगे देखते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में। तो यह स्कूल्स अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। अब आर्टिकल 275 के क्लॉज 1 के अधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना अनुदान की मदद से राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में की गई है। चलिए अब देखते हैं कि आदिम जनजाति समूह या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं। तो ये ऐसे कुछ जनजाति समूह हैं जिनमें निम्न साक्षरता होती है, घटती या अवरुद्ध जनसंख्या होती है और कृषि की पारंपरिक तकनीकों से ये कृषि करते हैं और आर्थिक रूप से इनकी दशा बहुत दयनीय होती है। 15 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे 75 ग्रुप्स की पहचान की गई है और इन्हें आदिम जनजाति समूह नाम दिया गया है। इन समूहों की समस्याएं और ज़रूरतें अन्य अनुसूचित जनजाति से भिन्न होती हैं, इसीलिए इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं और राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की योजनाओं से धन आवंटन के लिए आग्रह किया जाता है। हालांकि ये जो उन्हें धन प्राप्त होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत, वह धन सिर्फ उनके संरक्षण, विकास और अस्तित्व की आवश्यक वस्तुओं या गतिविधियों के लिए ही दिया जाता है। अब इनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका क्रियान्वयन इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDPs, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज ITDAs और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन तथा NGOs के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय योजनाओं के लिए इन्हें 100% अनुदान 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब अगली योजना देखते हैं, जो है आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। इसमें किसी भी लक्षित प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के द्वारा किसी भी स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए 90% वित्तीय सहायता के साथ बेहद कम दर पर टर्म लोन दिया जाता है, जिसकी कीमत 50,000 प्रति व्यक्ति इकाई प्रति लाभ केंद्र होता है। अब आगे देखते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या जनजातीय सलाहकार परिषद। तो संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद होनी चाहिए, और यदि ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र नहीं है लेकिन अनुसूचित जनजातियां मौजूद हैं, तो राष्ट्रपति यदि निर्देश दे तो ऐसे राज्यों में भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्थापित की जा सकती है, जैसे कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में की गई है। 5वीं अनुसूची के अनुसार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिसमें 3/4 सदस्य राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब जनजातीय सलाहकार परिषद द्वारा 9 अनुसूचित राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की जा चुकी है, और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अब आगे बात करते हैं परिष्कृत क्षेत्र विकास उपागम के बारे में, मतलब मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, माडा। यह अनुसूचित जनजाति के संकेंद्रण वाले संकुल होते हैं
जिनमें न्यूनतम 10,000 जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या होती है। आज तक विभिन्न जनजाति उपयोजना राज्यों में कुल 259 माडा चिन्हित किए गए हैं। सामान्यतः माडा संकुलों के पास विकास योजनाओं को लागू करने के लिए पृथक प्रशासनिक संरचना होती है। अब बात करते हैं आगे ट्राइफेड के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत की गई थी। अब ट्राइफेड के कार्यों की बात करें तो यह पहले जनजातियों के लघु वन उत्पाद तथा अतिरिक्त कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद करता था, लेकिन संशोधनों के बाद अब यह कार्य राज्य स्तरीय जनजातीय सहकारी संघों द्वारा किया जाता है। और अब ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने का काम और अपने सदस्यों के लिए सेवा प्रदाता का काम करता है। अब नई योजनाओं के अनुसार ट्राइफेड अब कुछ इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहा है। पहला, खुदरा विपणन विकास गतिविधियां। दूसरा, लघु वन उत्पाद विपणन विकास गतिविधियां। तीसरा, अनुसूचित जनजाति हस्तशिल्पों और लघु वन उत्पाद एकत्र करने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करना। और फोर्थ आता है अनुसंधान विकास और बौद्धिक संपदा अधिकार गतिविधियां। तो इन सारी गतिविधियों से संबंधित कार्य करता है ट्राइफेड। अब ट्राइफेड को जानने के बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय जनजाति नीति 2006 क्या कहती है। तो यह नीति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए लाई गई थी। इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कि ऐसा वातावरण प्रदान करना कि उनका सामाजिक आर्थिक विकास होने के साथ साथ पारंपरिक और रीति रिवाजों के तंत्र भी संरक्षित रखे जा सके और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होने वाले लाभों को भी बनाए रखा जा सके। दूसरा है अनुसूचित जनजातियों की भूमि का अधिग्रहण रोका जाए और गलत तरीके से अधिग्रहित भूमि पर न्याय किया जाए। तीसरा, पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में स्वप्रशासन के लिए सशक्तिकरण करना। ये सारे उद्देश्य थे राष्ट्रीय जनजाति नीति 2006 के। और इसी पॉइंट पर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित भी सभी विषय देख लिए। अब अनुसूचित जाति जनजाति के वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें तो भारतीय समाज में समानता आधारित समाज होने के बावजूद भी एससी और एसटीज को जाति व्यवस्था जातिवाद के कारण समाज में अत्यधिक असमानता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज भी समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। भारत में शिक्षा और समृद्धि का स्तर निरंतर बढ़ तो रहा है, लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। और उसका कारण यह है कि आज भी अन्य वर्ग समानता के मुकाबले अपनी स्वयं की सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। इसका उदाहरण यह है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला और 7वां सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य केरल है, और वहाँ भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरुद्ध उच्च अपराध दर देखी गई है। और इसका कारण भी यही है कि आज भी उच्च वर्ग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। तो साथ ही दूसरी तरफ यह टकराव आर्थिक सुरक्षा की भावना से भी जुड़ा हुआ है और रोजगार संकट इन टकरावों में वृद्धि भी करता है। इसी के चलते छुआछूत की भावना भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित होती जा रही है। इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार आईपीसी मामलों में दोष सिद्धि दर की तुलना में एससी एसटीज के मामले में दोष सिद्धि दर अत्यंत कम है। मतलब एससी एसटीज वाले मामलों में बहुत कम लोग दोषी सिद्ध हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि कई मामलों में पुलिस प्रशासन और न्यायतंत्र में भी गहरी जातीय निष्ठा देखी गई है। ये आंकड़े हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के। इस प्रकार सामाजिक और प्रणाली संबंधी समस्याएं कानून को कमजोर बना देती हैं। अब देखते हैं कि इन समस्याओं से निपटने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कौन कौन से विशेष उपबंध किए गए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कदम उठाए। वस्तुतः विशेष पैकेज सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए, जैसे सरकारी नौकरियों और निर्वाचन प्रतिनिधि निकायों में आरक्षण। उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हों वहां सभी सरकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना, साथ ही उनके लिए बजट से अलग धनराशियों का नियतन किया जाना। ये सारे उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किए गए कार्य हैं। साथ ही इन कार्यों के लिए राज्यों से यह अपेक्षित था कि वे जनजाति उपयोजना या जाति उपयोजना के अंतर्गत
धनराशियों का नियतन सुनिश्चित करेंगे और केंद्र सरकार जनजाति उपयोजना या जाति उपयोजना की योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में और केंद्र प्रायोजित योजना के लिए धनराशियों के रूप में अपेक्षित सहायता देगी। अब इनके अलावा भी योजनाओं के वित्त पोषण का एक अन्य साधन वित्तीय निगम है। सभी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति विकास निगमों की स्थापना करके आर्थिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थागत तंत्र का निर्माण किया है ताकि ये लोग आय सृजन में सक्षम हो सकें। भारत सरकार द्वारा 1989 में स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष समर्थन प्रदान किया गया है। तो ये सारे उपबंध इन वर्गों के लिए किए गए थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित 2011 की जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं। तो SC/STs भारत की संपूर्ण जनसंख्या के 25.2% है, लेकिन यह आबादी 70 साल बाद भी गरीब, अशिक्षित, रोजगार विहीन, सामाजिक छुआछूत से ग्रस्त और भेदभाव का शिकार होती रही है। कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि भारत की साक्षरता दर 74% है, जिसमें अनुसूचित जनजाति 66% और अनुसूचित जनजाति की 59% जनसंख्या साक्षर है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए नामांकन में जहां सामान्य जनसंख्या का प्रतिशत 19% है, वहीं अनुसूचित जाति का 13.5% और जनजाति का 11.2% है। अब अनुमानों के अनुसार 83% अनुसूचित जाति के परिवार और 86.5% अनुसूचित जनजातियों के परिवार, इनका सर्वाधिक वेतन लगभग सिर्फ 5,000 रुपये है। मतलब भारत में गरीबों में आधी संख्या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्गों की है। और साथ ही 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के पास केवल 0.78% और जनजातियों के पास 0.48% परिवारों में ही सरकारी नौकरियां हैं। मतलब ये सारे आंकड़े आज भी कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप, कार्यक्रम और नीतियां चलाई तो जा रही हैं, लेकिन अभी उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अब इनकी दशा और सुधारने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं वह भी देख लेते हैं। तो राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति उपयोजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत जितनी भी धनराशि आवंटित की जा रही है वह SC/STs के जनसंख्या के प्रतिशत के वास्तविक अनुपात में ही होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन धनराशियों का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए ना किया जाए ताकि इन्हें अपनी योजनाओं का लाभ तो मिल सके। इसके अलावा राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं और प्रशासकों को शिक्षा के सभी स्तरों में मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज और व्यावसायिक शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इसके अलावा आज भी भूमि सुधारों को उचित तरीके से लागू नहीं किया गया है। मतलब यदि आज भी भूमि अधिग्रहण के तहत इन लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है तो भी इन विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास उचित तरीके से होना चाहिए। सरकार को ऐसे प्रभावी उपाय करने चाहिए जिनसे भूमि के मालिकों और खेती करने वालों को खेतीहर श्रमिकों, सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल होने से रोका जा सके। अब आगे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पुलिस और न्याय तंत्र को जाति भेदभाव के प्रति संवेदनशील और अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति जातिवाद आधारित अपराधों से निपटने के लिए उन्हें अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और अस्पृश्यता, छुआछूत उन्मूलन और बेगार प्रथा के मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भूमि सुधार कानूनों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ भूमि संबंधी विवादों को तुरंत निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित की जानी चाहिए। अब इन उपायों के अलावा सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक जागरूकता, संवैधानिक और कानूनी तरीकों के साथ साथ निरंतर सक्रियता से ही समाज का समावेशीकरण किया जा सकता है। इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए इन्हें शिक्षित, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। तो ये सारे उपाय थे इन वर्गों से संबंधित। तो यहाँ पर हमने शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी से संबंधित जितनी भी बातें थी, जितने भी टॉपिक्स थे, सारे कवर कर लिए। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन सारी बातें बहुत काम की हैं। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं तो बात करते हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित सोशल इश्यूज़ के बारे में। यह लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।